कोशिका विज्ञान और आनुवांशिकी पर आधारित इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लेकर के आए हैं, अर्थात साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स रिलेटेड एमसीक्यू लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक सजीव, एक निर्जीव तथा सूखी हुई कोशिकाओं में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्रमशः होता है, यानी सबसे अधिक मात्रा में क्या क्या पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सही ऑप्शन का चुनाव करना है इसमें से। तो देखिए, जो सजीव कोशिकाएं होती हैं, सजीव कोशिकाओं में जल सबसे अधिक होता है, जो वाटर होता है ये सबसे अधिक होता है सजीव कोशिकाओं में। तो अब देखिए, ये ऑप्शन तो पूर्णतः गलत हो गया, इसमें से 3 बचे हुए हैं। और जो निर्जीव या सूखी हुई कोशिकाएं हैं, तो सूखी हुई या मृत कोशिकाओं में प्रोटीन अधिक होती है, प्रोटीन, इसलिए ऑप्शन सही होगा इसमें से पहला। फिर अगला क्वेश्चन है, जैविक अणुओं के बहुलीकरण में, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सोचिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैविक अणुओं के बहुलीकरण में ऑप्शन इसमें सही होगा बी वाला, एक ही श्रेणी के विभिन्न प्रकार के अणु एक दूसरे के पीछे जुड़कर रेखीय बृहत अणु बनाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय कोशिकाओं में केंद्रक की सर्वव्यापी उपस्थिति का पता लगाया था। जो केंद्रकीय कोशिकाएं होती हैं, यानी जिनमें केंद्रक पाया जाता है, उनमें केंद्रक की खोज किसने की थी ये बताना है। तो हम सभी लोग छोटे क्लासों में पढ़े हैं, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में की थी। और जो इसमें से वाल्डेयर हैं, इन्होंने गुणसूत्र अथवा क्रोमोसोम नाम दिया था, क्रोमोसोम नाम का प्रतिपादन किया था वाल्डेयर ने। और इसमें जो फ्रेडरिक माइसर हैं, फ्रेडरिक माइसर ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी, न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। और जो अल्टमान हैं, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट कहा था, बायोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया को कहा था। और रॉबर्ट ब्राउन आपको बता ही चुके हैं कि केंद्रक की खोज की थी। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड्स अम्लीय क्यों होते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये अम्लीय क्यों होते हैं बताना है। जल्दी से सोचिए और बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें से ऑप्शन सही होगा सी, फास्फेट समूह के ऋणात्मक आवेश के कारण। आपको यहीं पर बता दें, अगर किसी क्वेश्चन का आंसर या ऑप्शन गलत हो रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स या चैट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिका में केंद्रकीय कला का अभाव होता है। ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें केंद्रकीय कला नहीं पाई जाती है, यानी न्यूक्लियस जो मेम्ब्रेन होती है वो नहीं पाई जाती है। तो इसमें आंसर सही होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनाबीना में नहीं पाई जाती है, केंद्रक कला जो एनाबीना है इसमें नहीं पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है, खुरदरी अंतःप्रदबी जालिका का मुख्य कार्य बताइए। देखिए, जो पादप कोशिकाएं हैं, पादप कोशिकाओं में जो अंतःप्रदबी जालिकाएं होती हैं, कुछ चिकनी होती हैं और कुछ खुरदरी होती हैं। जो खुरदरी होती हैं इन पर राइबोसोम चिपके रहते हैं, खुरदरी वाली पर राइबोसोम, जो चिकनी है उस पर राइबोसोम नहीं होते हैं। और राइबोसोम का कार्य क्या होता है हम सभी लोग जानते हैं, राइबोसोम का कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। इसलिए खुरदरी अंतःप्रदबी जालिका का मुख्य कार्य क्या होगा, प्रोटीन का संश्लेषण करना होगा। अगर अंतःप्रदबी जालिका पर, केंद्रक पर, इन सब पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादपों में लिंग गुणसूत्रों की खोज सर्वप्रथम हुई थी। जो पादप हैं इनमें लिंग गुणसूत्रों की खोज सबसे पहले किसमें हुई थी बताना है। तो इसमें आंसर सही होगा, सोचिए और जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसमें से जो आवृत बीजी हैं, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, इनमें गुणसूत्रों की खोज सबसे पहले हुई थी। नेक्स्ट है, किस गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु किनारे पर स्थित होते हैं।
इनमें से ऐसा कौन सा गुणसूत्र है जिसमें गुणसूत्र बिंदु किनारे पर स्थित होते हैं? आंसर बताने से पहले आपसे बता दें कि जितने भी गुणसूत्र के प्रकार हैं इन सब पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के अच्छे से समझ लीजिए, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको आ जाएगा। तो देखिए, गुणसूत्र बिंदु किनारे पर स्थित कहा गया है, तो जो अंतः केंद्रीय गुणसूत्र होता है इसमें गुणसूत्र बिंदु किनारे पर होता है। अंतः केंद्रीय को टीलोसेंट्रिक कहते हैं, टीलोसेंट्रिक कहा जाता है। जो अंतः केंद्रीय गुणसूत्र है इसे टीलोसेंट्रिक कहा जाता है और इसमें गुणसूत्र बिंदु किनारे पर स्थित होता है। जो अग्रबिंदुक है, अग्रबिंदुक में जो किनारा होता है किनारे से थोड़ा सा पास में स्थित होता है, किनारे से थोड़ा पास, किनारे नहीं होता लेकिन किनारे के थोड़ा सा पास होता है। और जो मध्य केंद्रिक है इसमें गुणसूत्र बिंदु बीच में स्थित होता है, बीच में। और जो उपमध्य केंद्रिक है इसमें थोड़ा बीच के पास में स्थित होता है, बीच में नहीं होता है, बीच के पास में स्थित होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला कोशिकांग है। जीवाणु कोशिका यानी जो बैक्टीरियल सेल होती है इसमें कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? तो जो बैक्टीरियल सेल होती है ये प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जिकाएं, अंतःप्रदीपी जालिकाएं नहीं पाई जाती हैं, तो केवल राइबोसोम इसमें सही हो जाएगा, राइबोसोम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कोशिका चक्र के संबंध में कौन सी प्रावस्थाओं का क्रम सही है? कोशिका चक्र के संबंध में इसमें से कौन सी प्रावस्थाओं का क्रम सही है बताना है। जल्दी से सोचिए और बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा सी, G1, S, G2 और M। अगर आप कोशिका चक्र की सभी अवस्थाओं को अच्छे से डिटेल से चित्र सही समझना चाहते हैं तो चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और जितने भी कोशिकांग हैं इन पर सब पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, अलग अलग चित्र सहित मैंने अच्छे से समझाया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ होने के संबंध में सर्वोत्तम प्रमाण किससे प्राप्त होता है? जो डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है इसके संबंध में सर्वोत्तम प्रमाण सर्वोत्तम प्रमाण किससे प्राप्त होता है कहा गया है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा। गुणसूत्र डीएनए के बने होते हैं। जीवाणु कोशिकाओं में रूपांतरण पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में डीएनए नहीं पाया जाता है। यह ज्ञात है कि डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। तो इसका आंसर सही होगा बी वाला, जीवाणु कोशिकाओं में रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन पाया जाता है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी कोशिकाओं में ऊर्जा विनिमय का कार्य करने वाला उच्च ऊर्जा वाहक न्यूक्लियोटाइड है। जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उनमें ऊर्जा विनिमय का कार्य करने वाला उच्च ऊर्जा वाहक न्यूक्लियोटाइड का नाम बताना है। तो देखिए इसमें से जो एटीपी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम होता है। और एडीपी का पूरा नाम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। फिर नेक्स्ट है, कोशिका चक्र के बारे में सर्वप्रथम इस वैज्ञानिक ने बताया। कोशिका चक्र जो होता है, जो सेल साइकिल है, इसके बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो हार्वर्ड, पेले, खुराना, ए और बी दोनों। तो इसमें ऑप्शन से होगा डी, ए और बी दोनों ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी शर्करा डीएनए अणुओं के संश्लेषण में भाग नहीं लेती है? ऐसी कौन सी शर्करा है जो डीएनए अणुओं के संश्लेषण में यानी डीएनए अणु को बनाने में भाग नहीं लेती है? तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? डीऑक्सीराइबोज, राइबोज, ग्लूकोज। तो ए और बी दोनों भाग नहीं लेती हैं। डीएनए अणुओं को बनाने में ये दोनों भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका में H2A, H2B, H3 और H4 प्रोटीन अनुपस्थित होती है? ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें ये प्रोटीन्स अनुपस्थित होती हैं, एब्सेंट होती हैं? तो जीवाणु कोशिका में ये एब्सेंट होती हैं। नेक्स्ट है, दो न्यूक्लियोसोम्स को जोड़ने वाला कहलाता है। दो न्यूक्लियोसोम्स को जोड़ने वाला अंतराली डीएनए कहलाता है, अंतराली डीएनए। फिर नेक्स्ट है, कोशिका चक्र की एस प्रावस्था के दौरान होने वाली प्रक्रिया है। एस प्रावस्था के दौरान होने वाली कौन सी प्रक्रिया है बताइए? तो एस प्रावस्था के दौरान डीएनए का संश्लेषण होता है यानी डीएनए बनता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम डीएनए द्विगुणन करता है? डीएनए रेप्लिकेशन कौन सा एंजाइम करता है? तो जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्विगुणन करता है या रेप्लिकेशन करता है। और जो डीएनए लाइगेज है, ये खंडों को जोड़ने का कार्य करता है, बाइंडिंग का कार्य करता है। और जो डीएनए टोपोआइसोमरेज है, डीएनए टोपोआइसोमरेज क्या करता है, ये जब द्विगुणन हो रहा होता है उस समय जो पीछे की तरफ ऐठन होती है उसको नॉर्मल करता है, ऐठन को, टेंशन को दूर करता है। और जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये आरएनए पॉलीमरेज अनुलेखन में हेल्प करता है, अनुलेखन में सहायता करता है या ट्रांसक्रिप्शन को करता है कह लीजिए। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग कोशिका द्रव्य वंशागति के लिए उत्तरदायी हैं? ऐसे कौन से कोशिकांग हैं जो कोशिका द्रव्य वंशागति के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो इसमें से आंसर से होगा सी, हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मेंडल ने शुद्ध सफेद पुष्प वाले अप्रभावी मटर के पादप का प्रभावी शुद्ध लाल पादप से संकरण कराया। संकरण की प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न होने वाले पादप होंगे। आंसर जब तक आप लोग सोच रहे हैं तब तक आपको बता दें कि मेंडल के सभी नियम, जितने भी तीनों नियम हैं, इनके तीनों नियम और 2 प्रयोग अच्छे से मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। और इस पार्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सभी समझाए हुए हैं, मेरे चैनल में अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें कहा गया शुद्ध सफ़ेद, शुद्ध तो है लेकिन अप्रभावी है, जबकि शुद्ध लाल है और ये प्रभावी बताया गया है। इसलिए जो चीज़ प्रभावी होती है, जो चीज़ प्रकट होती है वही दिखती है, प्रकट होगी वही प्रभावी है। इसलिए यहाँ पर प्रकट क्या होगा? लाल पुष्प वाले, लाल, सभी लाल पुष्प होंगे। फिर अगला है, आरएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो होती है ये डीएनए में पाई जाती है, जो राइबोज है ये आरएनए में पाई जाती है, इसलिए ये सही नहीं होगा, ये सही होगा राइबोज वाली। फिर अगला है, समापन प्रकोष्ठ हैं, यानी समापन कोडांस के नाम बताना है। तो देखिए, जो UAA है ये भी समापन कोडान है, UGA ये भी समापन कोडान है, UAG ये भी समापन कोडान है, इसलिए आंसर से होगा ये सभी, डी वाला। और अगर प्रारंभिक कोडान पूछा जाता तो AUG हो जाता। प्रारंभिक कोडान क्या होता है? AUG, जो मिथियोनिन को कोडित करता है। नेक्स्ट है, ड्रोसोफिला में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जो ड्रोसोफिला मक्खी है इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर सही होगा इसमें से पहला, 8 होती है, 8। फिर अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र अत्यधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। गुणसूत्र अत्यधिक स्पष्ट मेटाफेज में दिखाई देते हैं। अगर इन सभी अवस्थाओं के बारे में जानना है तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर टिक पहले से लगे हुए हैं क्योंकि हम पढ़ा रहे थे और वीडियो बंद हो गया था, तो अभी देखा है तो फिर से स्टार्ट किया है। फिर अगला है, मनुष्य में कितने सहलग्न समूह पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने सहलग्न समूह कहा गया है? तो 23 संलग्न समूह पाए जाते हैं और मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं। अगर गुणसूत्रों पर पूरी जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल में सभी वीडियो अपलोडेड हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है, एक हीमोफिलिक मनुष्य एक सामान्य होमोजाइगस स्त्री से विवाह करता है, उसके कितने प्रतिशत पुत्र हीमोफिलिक होंगे? तो 0%। अगर आप हीमोफीलिया, वर्णांधता दोनों पर फुल वीडियो देखना चाहते हैं और सभी उदाहरणों को समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है वर्णांधा पर, हीमोफीलिया पर, आप लोग जाकर के देखिए, सभी उदाहरण देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विपरीत लक्षणों का युग्म कहलाता है। विपरीत लक्षणों का युग्म क्या कहलाता है? तो एलील कहलाता है। जबकि जो फिनोटाइप होता है ये फिजिकल जो दिखता है सामने से वो है, और जीनोटाइप जो जीन्स के आधार पर दिखता है, और एलील क्या है? तो विपरीत लक्षणों के युग्म को कहा जाता है। नेक्स्ट है, एक युगल का रुधिर समूह A तथा B है तो उसकी संतानों का रुधिर समूह होगा। युगल यानी पेरेंट्स का A और B है तो उसकी संतान का क्या होगा? तो A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है और O भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात टेस्ट क्रॉस को दर्शाता है? तो लास्ट वाला हो जाएगा। फिर अगला है, किसी पादप का लंबेपन का कारक T प्रभावी है तथा बौनेपन का कारक T है, लाल पुष्प का प्रभावी कारक R है तथा सफेद पुष्प का प्रभावी कारक स्मॉल r है। यदि
कैपिटल RR, कैपिटल T और स्मॉल t का संकरण कैपिटल T और R से यानी डबल हैं से कराया जाए तो लंबे एवं लाल पुष्प वाले पादपों का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए प्रभावी और अप्रभावी के हिसाब से इसमें 50% होगा। फिर नेक्स्ट है प्रायः उत्परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं, जो म्यूटेशन होता है उस पर अप्रभावी जीन उत्पन्न होते हैं। फिर नेक्स्ट है कोशिका विभाजन के दौरान तर्क तंतु संघनित गुणसूत्र के एक अत्यधिक विभेदित भाग से जुड़े रहते हैं, इस भाग को काइनेटोकोर कहा जाता है। नेक्स्ट है डीएनए व आरएनए में क्या समानता है। अगर असमानताएं देखना चाहते हैं, अंतर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है। और समानता में न्यूक्लियोटाइड के बहुलक समान होते हैं। फिर नेक्स्ट है केंद्रक के बाह्य जीन पाए जाते हैं। बाह्य जीन तो हरित लवक और माइटोकांड्रिया में पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है डीएनए के प्रतिकृतिकरण के दौरान इसके दोनों सूत्र अलग अलग हो जाते हैं। इनमें से प्रत्येक सूत्र नए सूत्रों के संश्लेषण के लिए सांचे का कार्य करता है। इस प्रकार का प्रतिकृतिकरण कहलाता है। देखिए प्रतिकृतिकरण द्विगुणन होता है या रेप्लिकेशन होता है तो इसे अर्ध संरक्षी कहा जाता है। नेक्स्ट है गुणसूत्रों में अंतः खंडों का एक कार्य कौन सा होगा। तो गुणसूत्रों के सिरों को अवरुद्ध करना ये टीलोमेयर्स का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण होता है। किसी डाउन सिंड्रोम से प्रभावित महिला एवं सामान्य पुरुष की संतानों में इस सिंड्रोम से प्रभावित बच्चों का प्रतिशत क्या होगा। तो देखिए अगर आप डाउन सिंड्रोम पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में अपलोडेड हैं। जितने भी सिंड्रोम हैं सभी सिंड्रोम पर अपलोडेड हैं। आप लोग जाकर के देखिए, चित्र सही समझाया हुआ है और सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे उन वीडियो को देखने के बाद। तो देखिए इसमें आंसर होगा 50%। फिर नेक्स्ट है क्या होगा यदि 50 अमीनो अम्ल की एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के जीन के 25वें कोडान में उत्परिवर्तन द्वारा UAA कोडान बन जाए, यानी UAU में उत्परिवर्तन द्वारा UAA कोडान बन जाए तो क्या होगा। तो देखिए 24 अमीनो अम्लों की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनेगी। फिर नेक्स्ट है अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए का वह स्थान जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है क्या कहलाता है। देखिए अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन पर फुल वीडियो चित्र सहित मैंने आसान भाषा में समझाया हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो इसमें आंसर से होगा प्रमोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोट्स में ट्रांसलेशन के प्रारंभ के समय जीटीपी अणु आवश्यक हैं। जीटीपी अणु आवश्यक है कहा गया है। सोचिए और बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सही होगा इसमें से डी, राइबोसोम की 30S उपिकाई के mRNA से संयोग में। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोडान प्रोटीन संश्लेषण में कोडान के अनुरूप अमीनो अम्ल प्रारंभ कोडान अथवा विराम कोडान से सही मिलान दर्शाता है। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा, बी, UAC और टायरोसिन। नेक्स्ट है ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण होता है। ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण कहा गया होता है तो X गुणसूत्र की संख्या एवं ऑटोसोम के समूह के अनुपात के द्वारा, सी वाला सही होगा। और फिर अगला क्वेश्चन है क्रिसमस रोग का दूसरा नाम है। क्रिसमस रोग का दूसरा नाम क्या है। क्रिसमस रोग किसे कहा जाता है पूछा गया है। तो हीमोफीलिया बी को क्रिसमस रोग कहा जाता है, क्रिसमस डिसीज कहा जाता है। नेक्स्ट है जब जीनों का एक समूह सहलंगता दर्शाता है तब, ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन सही होगा पहला, ये स्वतंत्र अवयवन नहीं दर्शाते हैं। देखिए आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए देखिए आज के अंक में इतना ही और इसमें से जो बचे हुए क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक तथा शेयर ना किया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।